बलोच कौम रूहे ज़मीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले लिखी जाने वाली किताबों में इनका जिक्र मिलता है। बलोच अपने रहन सहन, लिबास और तहजीब व सकाफत में अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अक़वाम से बहुत मुख्तलिफ हैं। में रॉलिंसन अपनी किताब में लिखते हैं कि लफ्ज़ बलोच एक बेबीलोनियन यानी बाबुली बादशाह का नाम था। डेम्स 1904 में लिखते हैं कि लफ्ज़ बलोच के मायने हैं ताज खुरोस, जो 6वीं सदी में बलोच सिपाहियों का लोगो था। जबकि हर्सफेल्ड ने 1908 में अपनी किताब में लिखा कि बलोच के मायने ऊंचा बोलने के हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लफ्ज़ बलोच 2 अल्फाजों का मजमुआ है जो संस्कृत के हैं, बल और ओज। बल के मायने हैं ताकत और ओज के मायने हैं आला, यानी आला ताकत वाले लोग। 10वीं सदी में फारसी अदब के मायानाज शायर अबू अल कासिम फिरदौसी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ताज खुरूस बलोच सिपाहियों का कौमी लोगो था। हिंदुस्तान की तारीख में बलोचों का जिक्र कुछ यूं आता है कि हिंदुस्तान के बादशाह नागा बाता ने एक ताकतवर फौज के हमले को नाकाम बनाया था। इस फौज का नाम वलाचा मलिचास लिखा गया है। हिंदुस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बंदरकर के मुताबिक वलाचा मलिचास के मायने हैं खारिजी बलोच। यहाँ जिस फौज का जिक्र है वो बनु उमैया की फौज थी और सिंध फतह करके आई थी। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम की फौज थी जिनका ताल्लुक हल्ब से था। आज भी मकरान कोस्टल हाईवे और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इन शोदा की कब्रें मौजूद हैं और इन कब्रों में बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिनमें बलोची नाम दर्ज हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि बलोच कौम का ताल्लुक हल्ब से है, जो कि शाम में है, और ये अरबों की औलाद में से हैं। आज भी एक बड़ी तादाद बलोचों की हल्ब में आबाद है, लेकिन इसके तारीखी शवाहिद नहीं मिलते कि बलोच कौम अरबों की औलाद में से है, और ना ही बलोचों की रिवायत, तहजीब व सकाफत और जुबान अरबों से मुशाबियत रखते हैं। लेकिन इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच कौम का ताल्लुक कैस्पियन सी यानी बहरे गीलान के मशरकी और जुनूब मशरकी इलाके से है। दुनिया अदब की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब शाहनामा फिरदौसी है। 10वीं सदी में लिखी जाने वाली इस किताब में बलोच कौम का जिक्र है। इस किताब को बुक ऑफ किंग्स यानी बादशाहों की किताब कहा जाता है। इस किताब में लिखा है कि बलोचों का ताल्लुक ईरान के शुमाली इलाके से है। तेहरान भी ईरान के शुमाल में और कैस्पियन सी के जुनूब मशरिक में है। ईरान का सबसे ऊंचा पहाड़ भी तेहरान में है, जिसका नाम कुह अल-बुर्ज है। बलोची में बुर्ज के मायने हैं ऊंचा, जबकि लफ्ज़ बुर्ज फारसी में मौजूद नहीं। फारसी में ऊंची चीज के लिए लफ्ज़ बुलंद इस्तेमाल होता है। 7वीं सदी में जब अरबों ने ईरान में अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने लफ्ज़ बुर्ज के साथ अल का भी इजाफा कर दिया। इसके अलावा ईरान में एक बहुत बड़ा सहरा है जिसे दश्त लुट कहा जाता है। लफ्ज़ लुट भी फारसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं, और बलोची में लुट का मतलब है बहुत बड़ा। ईरान के शुमाल में एक जंगल भी पाया जाता है जिसका नाम है तुस्किस्तान। इस जंगल में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जो नोकीले कांटों से भरा होता है। इस दरख्त का नाम तुस्क है, लेकिन लफ्ज़ तुस्क भी फारसी जुबान में नहीं मिलता, जबकि बलोची में तुस्क का मतलब है नोकीला। इसी तरह अलवंड नामी एक पहाड़ भी ईरान में मौजूद है, और इस पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े या हिस्से हैं। इन टुकड़ों या हिस्सों को आप इन तस्वीर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। बलोची में वंड हिस्से को कहते हैं, जबकि ये लफ्ज़ ईरान की किसी दूसरी जुबान में मौजूद नहीं।
पाकिस्तान में हर जगह एक तुर्किश ड्रामे के चर्चे जुबान ज़दे आम हैं। इस ड्रामे ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अर्तुगरुल गाजी नामी ये ड्रामा तुर्की से भी ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल हो गया है। इस ड्रामे का एक रिकॉर्ड ये भी है कि सिर्फ 15 रोज़ में यूट्यूब पर 10 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तुर्की में इस ड्रामे की पहली किस्त को 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख बार देखा गया है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस ड्रामे के पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर पहली किस्त को सिर्फ 3 हफ्तों में 2.5 करोड़ से ज़ायद बार देखा गया है। इस ड्रामे में मुख्तलिफ जगह बलूची सकाफत को अय्या किया गया है और ये भी दिखाया गया है कि काई कबीले में भी बलोच रहते थे। इसके अलावा हल्ब में भी बलोचों को दिखाया गया है। तारीख की बहुत सी किताबों से इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच सैकड़ों साल पहले हल्ब में रहते थे। आज भी बलोचों की एक बड़ी तादाद वहां आबाद है। चंद साल पहले की जाने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान में बलोचों की आबादी 1 लाख से जायद है, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां के आबाई लोग हैं। तुर्कमेनिस्तान भी कैस्पियन सी के साहिल पर है। वाज़े रहे कि कैस्पियन सी एक समंदर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा झील है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काई कबीले का ताल्लुक कहाँ से था। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक अहलद से था, जो कि कैस्पियन सी के मशरिक में है। यही इनकी जाए पैदाइश भी है। सीजन 2 में मुख्तलिफ इकसात में अहलद का जिक्र आता है। काई कबीले ने वैन नामी झील और कैस्पियन सी के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत की और इस बात के तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि बलोचों का ताल्लुक कैस्पियन सी के मशरिकी इलाके से था। नसीर दश्ती अपनी किताब द बलोच एंड बलूचिस्तान में लिखते हैं कि बलोचों का पुराना नाम बालाचिक था, जो बालाशगान के रहने वाले थे। बालाशगान भी कैस्पियन सी के मशरिक और वैन झील के दरमियानी इलाके का पुराना नाम था, जैसा कि आप इस पुराने नक्शे में देख सकते हैं। आज इस इलाके का कुछ हिस्सा तुर्की और कुछ हिस्सा अजरबैजान में पड़ता है। यानी अर्तगल कबीले का जिस खित्ते से ताल्लुक था उसका पुराना नाम बालाशगान था। जब बलोचों ने ईरान की तरफ हिजरत की तो फारसियों ने इन्हें बालाच का नाम दिया, जो बाद में तब्दील होकर बलोच हो गया। इसके अलावा अरबों ने इन्हें बलोच कहा। आज भी अरब इन्हें अल बलूशी कहते हैं। आज भी बलोचों में बालाच नाम बहुत आम है। इसके अलावा बलोच कौम में बालाचकी या बालाचिक लफ्ज आज भी बलोच कौम के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के मगरबी इलाकों से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक और तुर्कमेनिस्तान से लेकर वैन झील तक आज भी लाखों बलोच रहते हैं, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां सैकड़ों साल से आबाद हैं। ईरान की कदीम सल्तनत दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखती थी। ईरानी तारीख के 8 बड़े सल्तनतों में से एक सल्तनत का नाम पैरथियन एम्पायर है, जिसे फारसी में अशकानियन यानी अशकानियों की सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जो 250 कबल मसीह के दौर में कायम थी। बहुत कदीम होने की वजह से इस सल्तनत के बारे में बहुत कम मालूमात मैसर हैं। बलोची लिबास में अगर हम सबसे मुनफरिद जुज की बात करें तो वो 3 हैं। एक बलोची शलवार, दूसरा पंदोल और तीसरा बलोची चवट। अगर हम अशकानी सल्तनत के आसार कदीमा को देखें तो हमें ये तीनों चीजें वाज़े नजर आती हैं। हम ये जानते हैं कि मुजस्समे आम लोगों का नहीं बल्कि शाही खानदान के अफराद का बनाया जाता था। अगर आप इस मुजस्समे को देखें तो पंदोल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।
اس کے علاوہ مختلف مجسموں میں شاہی خاندان کو بڑی شلواریں پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ شامی نام کا مجسمہ ہے جسے ایران کے قومی عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اشکانی سلطنت بلوچوں کی تھی یا نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اشکانیوں کے لباس سے قریب ترین مشابہت بلوچوں کے لباس کی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اشکانی نام سے ملتا جلتا لفظ آسکانی نامی قبیلہ آج بھی بلوچوں میں ہے۔ پارتھین امپائر یعنی اشکانیان کے بعد ایران میں ایک اور بادشاہ گزرے جن کا نام بالاچ تھا۔ مشرق اور مغرب میں لکھی جانے والی مختلف تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بلوچ سپاہیوں کے ہیلمٹ پہ تاج خروس کا نشان ہوتا تھا۔ یہ ایران کے بادشاہ بالاچ کے زمانے کا ایک سکہ ہے جس پہ بالاچ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو بادشاہ کے تاج پر تاج خروس کا نشان دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں چے نہ ہونے کی وجہ سے چے کی جگہ شین کا استعمال ہوتا ہے۔ جب عربوں نے ایران کی تاریخ لکھی تو انہوں نے بالاچ کی جگہ بالاش لکھا۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے ایران کے قومی شاعر، فارسی ادب کی تاریخ کے سب سے عظیم شاعر، دنیا ادب کی سب سے عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ نامہ یعنی بادشاہوں کی کتاب کے مصنف ابو القاسم فردوسی کے بلوچ قوم پہ لکھے جانے والے ان اشعار کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ سپاہش زگردان کوچ و بلوچ، سگالید جنگ و بر آورد و خوچ، کسی در جہان پشت شان ندید، برہنے یک انگشت شان ندید۔ ان اشعار کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: ہر آن دشمن سے لڑنے کو مرنے کو رہتی تھی تیار، وہ دلیر فوج بلوچ جس کا خالی جاتا تھا نہ کوئی وار، بے باک اتنی کہ عدو نہ دیکھ سکے کبھی اس کی پشت، پرحجاب ایسی کہ آتی نہ تھی نظر ایک بھی انگشت۔